हेलो बच्चों। तो ये 25 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर है। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बचे हुए क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2x² लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू -2x प्लस 4 कॉमा x ग्रेटर देन 0 है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक ये कंडीशन मिली है ना, आपको एक ये कंडीशन मिलेगी और दूसरी क्या है, x ग्रेटर देन 0। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, x क्या लिखा देखो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x², तो ये हो जाएगा y माइनस 2x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ये मिल गया। और दूसरा क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू -2x प्लस 4, तो यहाँ से आपको एक ये लाइन मिल गई है ना। अब हमारा क्या पहला काम क्या है, इनका ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y इक्वल टू 2x² का पैराबोला बना दिया, ब्लू कलर से हमने बना दिया पैराबोला, सबको आता है बनाना। अब करना क्या है, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा, y माइनस 2x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखना है कि ये वाला पोर्शन कौन सा होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया, हमने मान लेते हैं 0,1 लिया, इसमें रख के देखा 0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 1 माइनस 0 पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब इस पैराबोला के अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला जो है अंदर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसके अंदर लेना है। अब हमने ये लाइन प्लॉट करी है ना, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0। अब इस लाइन को प्लॉट किया, लाइन प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए है ना। तो एक बार इसमें x की वैल्यू क्या डाल दी हमने, x की वैल्यू 0 डाल दिया, तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो ये पॉइंट मिल गया आपको 4 है ना, ये 4 मिल गया। ठीक, तो एक बार हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 डाल दी, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये 2 से पास होगा है ना। तो ये ग्रीन कलर से हमने लाइन बना दी। ठीक, तो ये लाइन बन गई। अब हमें देखना लेस देन इक्वल टू 0 वाला पोर्शन कौन सा होगा। तो हमने देखा ऑरिजिन क्या है, इस ग्रीन लाइन के नीचे साइड में 0,0 डाल के देखो 0 0 -1 नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ऑरिजिन साइड वाले जितने पॉइंट होंगे उसके लिए नेगेटिव। तो ग्रीन लाइन के नीचे और इस पैराबोला के अंदर वाला पोर्शन लेना है हमें है ना। अब एक और कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस, और ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड में। अब तीनों का जो कॉमन रीजन होगा कौन सा होगा, जिसको मैंने है ना शेडेड रीजन बना दिया, तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन निकालना है। अब हमारा काम क्या है, ये पॉइंट निकालना है, इसके करेस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा ये निकालना है। तो आप देख सकते हो ग्रीन वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन, और ये पैराबोला y इक्वल टू 2x², ये कट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व किया, इसको इक्वेट कर दिया, सॉल्व करा, x की वैल्यू क्या आ गई 1 और -2 है, इसमें कौन सी वैल्यू होगी 1, सिंपल सी बात, ये 1 वाली होगी। तो ये 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, ऊपर ग्रीन वाला कर्व है ना और नीचे ब्लू वाला पैराबोला है, तो सीधा से लिखेंगे 0 से 1 है ना, -2x प्लस 4, ये ऊपर वाली लाइन के हमने लिखा y इक्वल टू है ना, और नीचे क्या है y इक्वल टू 2x², तो -2x² इंटू dx कर दिया। और इसके बाद फिर सिंपल सा इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया। 1 से 0 लिमिट है ना, 0 से 1 लिमिट रख दिया, तो -2x² / 2 प्लस 4x -2x³ / 3 इंटीग्रेशन आता है सबको, फटाफट रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेन खेल था कि आप ग्राफ बना लेते हो, कौन सा रीजन है कहाँ पे है, अगर आपको आता तो आप आसानी से कर सकते हो है ना। अगला सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ना। फॉर एन एपी S3n दिया हुआ 3s2n है ना, S4n/S2n का रेशियो निकालना है। सिंपल सा सवाल है ना, बहुत ही आसान था। तो क्या है इसमें देखो, अगर आपको सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, Sn = n/2 2a + n - 1t, ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो बस आप आसानी से कर सकते हो। क्या करेंगे, S3n का मतलब 3n टर्म तक का सम, S2n का मतलब 2n टर्म तक का सम। फटाफट हमने लिखा 3n/2 2a प्लस, मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमने ये लिख लिया। ऐसे ही दूसरी साइड में क्या लिखा, 3 टाइम्स 2n टर्म तक का सम क्या होगा 2n/2 2a + 2n - 1t हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आया, सिंप्लीफाई करना आता है आपको। तो ये आ गया 2a - d = -nd। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा 2a + nd - d = 0 है ना। अब यहाँ पे फिर हमने 2a - d को रोक लिया और nd को दूसरी साइड में भेज दिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस रिजल्ट का हमें यूज करना है आगे, देखो है ना। अब हमारा काम क्या है, इस रेशियो को कैलकुलेट करना। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके S4n लिखा 4n/2 2a + 4n - 1t, S2n लिखा 2n/2 2a + 2n - 1t। अब देखो यहाँ से 4n/2 2n/2 है ना, तो ये 2n/2 से 2n/2 उड़ गया, तो बचा क्या ऊपर 2, और इंटू क्या बचा अंदर 2a + 4n - 1t है ना, ये कर लिया। अब देखो ध्यान से 2a +
4ND माइनस डी, तो यहाँ से 2A माइनस डी की वैल्यू, इसीलिए हमने ये काम किया यहाँ पे देखो है ना, 2A माइनस डी की वैल्यू माइनस ND के फॉर्म में निकाले, तो 2A माइनस डी क्या हो जाएगा, राइट में भेजेंगे माइनस ND आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया, देखो 2A माइनस डी है ना प्लस 4ND हो गया। फिर क्या हो गया 2A और यहाँ पे हो जाएगा 2A माइनस डी और प्लस 2ND हो गया, देखो ये कर लिया। अब इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, माइनस ND रख देंगे, तो माइनस ND रखा, माइनस ND रखा, तो ऊपर हो जाएगा 4ND माइनस ND क्या हो जाएगा 3ND, नीचे क्या हो जाएगा ND, तो 2 इंटू 3ND अपान ND, ND से ND उड़ गया तो क्या बचा 3 दूनी 6, 6 आ गया आपका आंसर है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये बिल्कुल है ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखो क्या है, बायनोमियल थ्योरम से आया है, ये भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे था है ना। तो जिसको अगर ये बात पता है, क्या पता है, क्वेश्चन एक बार देख लो पहले। इफ द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म in the expansion of 1 plus x power 20 and the sum of coefficients of middle term in the expansion of 1 plus x power 19 is lambda, then lambda is है ना। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या होता है 1 प्लस एक्स पावर n में, तो वो डिपेंड करता है n पे। अगर n इवन नंबर है तो NC(n/2) होता है ना कोएफिशिएंट। अगर n ऑड नंबर है तो क्या होता है NC(n-1/2) और दूसरा क्या होता है NC(n+1/2) है ना। तो ये दो टर्म होते हैं मिडिल टर्म। अगर ये बेसिक बात आपको पता है तो आपका काम हो गया। तो हमने क्या किया, पहले देखो यहाँ पे n इवन नंबर है ना, तो क्या किया 1 प्लस एक्स पावर 20, तो इसका क्या हो जाएगा 20C 20/2, तो क्या हो जाएगा 20C10 आ गया। अब दूसरे में देखो ऑड पावर है तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म होंगे, एक होगा क्या 19C 19-1/2 प्लस क्या होगा, और हमें क्या करना है इसमें दोनों का सम लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे सम लिखा है ना, डायरेक्ट सम कर लिया काम की चीज़। तो 19C 19+1/2 हो गया। इन दोनों का समेशन जो है ना, इसका समेशन देखते हैं क्या आता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका और इसके समेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है, वो लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा निकालनी है। तो देखो तो ये 20C10 तो है, ठीक है। इसको देखते हैं जरा, ये लिखेंगे हम लोग 19-1 कितना 18/2 मतलब 18, सॉरी 18/2 मतलब कितना हो जाएगा 9 आएगा, 19C 9 आ गया और यहाँ 19C10 आ गया, 19C10। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना, तो बड़ी आसानी से कर लोगे, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n+1CR। तो यहाँ पे देखो NCR की वैल्यू क्या है 19CR, R की वैल्यू 10 है, N की वैल्यू 19 है। फिर क्या हो जाएगा NCR माइनस 1 10-1 कर दिया गया, तो क्या होगा n+1 मतलब 19+1CR, तो R की वैल्यू 10 है, तो 20C10 आ गया। अब इसका जो समेशन वैल्यू है क्या है 20C10 है, और आपका इसमें कोएफिशिएंट 20C10 है। दोनों देखो क्या है सेम है कि नहीं है, और दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा दिस बाय दिस, तो आ गया आपका 1 आ गया है ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ गई। अगला सवाल देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन का है, बहुत ही बेसिक सवाल है ना, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया भी होगा। क्या है, इफ sin x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0 और x क्या है 0 2 पाई है, देन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x जो आएगा उसके सारी वैल्यूज का जो समेशन होगा वो क्या होगा ना, ये पूछा गया। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने देखो सम में लिखे हुए हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, जिसको फैक्टराइज कर सके है ना। तो करते क्या है देखो साइन x को है ना और इस साइन 4x को एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, इनको एक साथ कर लो। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा देखो साइन x साइन 4x एक साथ क्या है इसको। अब साइन c प्लस साइन d वाला फार्मूला लगा दिया, तो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। साइन c प्लस साइन d क्या होगा 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है ना, इस सिंप्लीफाई वाला कार्यक्रम आपको आता है। तो हमने क्या किया देखो सिंप्लीफाई का, तो ये आ गया फाइनली 4/5x/2 आ गया। यहाँ पे जरा माइनस कॉस माइनस 3x/2, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा साइन 5x/2 है ना, यहाँ पे आ गया। अब साइन 5x/2 बोथ दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया, 2 कॉमन है, और अंदर क्या बचा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना। तो ये बचेगा आपका कॉस 3x/2 और क्या हो जाएगा कॉस x/2। फिर से इसमें कॉस c प्लस कॉस d वाला फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो ये लगाएंगे तो आपके पास देखो क्या आ गया 2 आया, 2 2 4 हो गया, साइन 5x/2 इंटू कॉस x इंटू कॉस x/2। अब ये तीन फैक्टर आ गए इक्वल टू 0, तो या तो क्या हो जाए ये 0 हो जाए है ना, या तो ये 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए ये 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए ये 0 हो जाए। तो हमने यहाँ पे तीन बातें करी है ना, इसको 0 किया,
कॉस एक्स को जीरो किया या फिर इसको जीरो किया। तो यहाँ से अगर जीरो करते हैं साइन 5x/2 की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो कब होगी, जब हमारा 5x/2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हमें ये भी ध्यान रखना है, ये इंटरवल को फॉलो करना है ना। तो हमने देखो जीरो लिया, पाई लिया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब ऐसा ले रहे हैं इसलिए देखो जब यहाँ 5 पाई लेंगे तो हमारा 5x/2 की वैल्यू 5 पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आएगा। देखो ध्यान से, है ना, 5x/2 की वैल्यू क्या है, 5 पाई। तो 5 से 5 उड़ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई। अब इसके आगे अगर हम 6 पाई लेंगे तो वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, फिर वो इस इंटरवल को क्रॉस कर जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो यहीं तक आपको 0 से 2 पाई वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने फर्दर क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। देखो तो ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा, है ना, हर एक टर्म 5 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, 2 पाई पाई 5, 4 पाई बाई 5 ऐसे आ गया, है ना। अब दूसरा यहाँ से ये इतने सोल्यूशन मिले देखो। अब अगला में cos x की वैल्यू जीरो, तो x क्या होगा, एक तो पाई/2 पे होगा, है ना। हमें ये भी देखना 0 से 2 पाई के अंदर पाई/2 मिलेगा, एक 3 पाई/2 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा, 5 पाई/2, लेकिन वो तो बाहर हो गया। तो बस यही दो वैल्यूज मिलेंगी, एक ये एक ये। cos x/2 की वैल्यू जीरो है तो x/2 की वैल्यू क्या होगी, पाई/2 हो सकती है ना, 3 पाई/2 हो सकती है। लेकिन पाई/2 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। 3 पाई/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 अगर ले लिया तो x/2 की वैल्यू 3 पाई/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई, जो कि इससे बाहर हो गई। तो इसका मतलब इसे नहीं लेना है ना। तो बस एकलौती वैल्यू मिली यहाँ से। अब सबका हमें चाहिए सम, जोड़ देते हैं। देखो सारी वैल्यूज को जोड़ दो, पाई/2 3 पाई/2 मिलकर क्या बनाएगा 3, 4 पाई/2 मतलब 2 पाई यहाँ से मिला और 1 पाई यहाँ, 3 पाई तो यही हो गया। प्लस अब देखो जरा इनको जोड़ो, यहाँ पे क्या है 2 पाई/5, 4 पाई, जीरो आई, सबको जोड़ो जरा, कितना आएगा देखो जरा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30, 30 पाई/5। तो ये हो जाएगा आपका 30 पाई/5 ना, 5 छक्का 30, तो 6 पाई, 3 पाई और प्लस कितना हो जा रहा है, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ से देखो 3 पाई है और ये आ गया, कितना आ गया 30 पाई/5, तो ये 6 पाई, 3 पाई प्लस 6 पाई मिलके कितना बनाएगा, 9 पाई बनाएगा। तो यहाँ पे 9 पाई आएगा, ऑप्शन है नहीं, एक्चुअली मेमोरी बेस्ड है ना, तो ये ऑप्शन इसमें कर लेते हैं, 9 पाई आएगा तो एक ऑप्शन को कर लेते हैं 9 पाई, है ना। बाकी जब ओरिजिनल पेपर आएगा तो उसमें तो रहेगा ही। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया था, तो इसको आप सही कर लेते हैं ना। चलो हमने सही कर लिया है ना, ऑप्शन भी मैच करा लिया, 9 पाई आ गया, है ना। तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन होगा तो उसमें तो दिया रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे, है ना। काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही आसान भी है ना। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बड़ी सी इक्वेशन लिखी हुई, डरावनी। जब भी कुछ बड़ा सा लिखे डरना नहीं, इसका तो आसान है, इक्वल टू 0। तो इसके बताना रियल सोल्यूशन कितने होंगे। तो हमने क्या किया, अब एक तो है इसको हम क्या करें, है ना, e की पावर x को माने t और सॉल्व करें, वो बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या, हम कैलकुलस का यूज करें। हमने इस पूरे को क्या मान लिया, इसको एक फंक्शन मान लिया f(x). अब इसका हम नेचर देखते हैं, f(x) हमने मान लिया इसको। अब हम चेक करते हैं f'(x) की वैल्यू क्या होगी, है ना। f'(x) देखेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर दो, 6 क्या हो जाएगी, e की पावर 6x, 6x का 6 हो जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा सिंपली। प्लस 4 e की पावर 4x, 2 का 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, 3 इंटू 2 और e की पावर 3x, ऐसे हो जाएगा क्या, 12 इंटू 2 e की पावर 2x, e की पावर x का e की पावर 1 -1 का 0 हो जाएगा, वो खत्म। अब देखो ध्यान से, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए आपको पता है ना, ये सारे नंबर में सबके बीच में प्लस है ना, और e की पावर x है तो सीधी सी बात है वो पॉजिटिव होगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव। और अगर f'(x) पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो लगातार इंक्रीजिंग है, तो सिंपल सी बात है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये अगर इसका रफ स्केच बनाएं तो ये कैसा बनेगा, है ना, किसका बिहेवियर कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो देखो, तो f इंक्रीजिंग पता चल गया, अब हमें इसका रफ स्केच बनाना है ना। तो देख लेते हैं, जैसे ये f(x) हमने माना, f0 की वैल्यू चेक करें जरा, f0 पे क्या आ रहा है ना। f0 अगर देखें तो क्या आएगा, 0 पावर 0 हो जाएगी सबकी। तो ये 1 1 2 मिलेगा और ये 12 है ना, और ये 1 सीधे लिखते हैं, 1 + 1 + 2 + 12 और +1 -1, है ना, कितना हो रहा है ठीक। तो ये हो गया, 1 1 उड़ गया, 12 2 14 15 16 हो गया ना, 16 आ गया, है ना। f0 की वैल्यू 16 आ गई, पॉजिटिव आ रहा कहने का मतलब। अब हम देखते हैं अगर ये इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव कभी आएगी,
तो अगर हम इसकी x अगर माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं ना, है ना, क्योंकि e की पावर x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल तो जीरो कभी होगा ही नहीं। लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि ये नेगेटिव हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब इंक्रीजिंग है तो ये ऐसे मान लेते हैं, अगर ग्राफ आप बनाओ तो सपोज ये इंक्रीजिंग है तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा कभी, है ना, ये देखना है हमें। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि लिमिट इसकी हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है एक्स इन्फिनिटी पे क्या आएगी, जब एक्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगी, तो ये क्या आएगा, तो जब माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो देख सकते हो ये सब है ना क्या हो जाएगा, ई पावर वाला सारा जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो जीरो 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 जीरो, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, है ना, ये सब जीरो की तरफ भागेगा। जब एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये सब जीरो की तरफ जाएगा, ये सब जीरो की तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, तो ये क्या आ गया, -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज तो कर रहा और जब माइनस इन्फिनिटी मान लेते आगे कहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और जीरो पे क्या आ रहा आपका, देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा, तो सीधी सी बात है जीरो पे क्या आ रहा, पॉजिटिव नंबर आ रहा, ग्राफ इंक्रीजिंग है तो कुछ, और ये 16 आ रहा है ना, तो 16 ऐसे ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक रूट क्या होगा, अब ये यहाँ पे कहीं पे होगा फाइनाइट रूट, है ना, तो कहने का मतलब एक रूट क्या होगा, इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जिस रेट से भी बढ़े लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग है, तो सिर्फ एक ही बार क्रॉस करेगा, है ना, यहाँ पे तो एक रूट लाई करेगा, वन रूट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, है ना, इसके बीच में एक रूट लाई करेगा, एक एक्स की वैल्यू मिलेगी जिसके लिए जीरो होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका एक सोल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, इसका 1 हो जाएगा, है ना, तो ग्राफिकली आप ऐसे समझ सकते हैं चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ का, बायनोमियल थ्योरम का ही है, और ये पता जेई का क्वेश्चन, IIT जेई का ये क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे जेई एडवांस के, तो ये पुराना क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बच्चों को याद भी हो जाता है, 210 आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क्या है, तो ये देखने में बड़ा डरावना सा एक्सप्रेशन लग रहा है, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको ये बात पता है, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब अगर लिखें, 1 लिखें, 1 क्यूब एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होता है एक्स प्लस 1, दूसरा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक्स क्यूब को क्या करें, एक्स को रिप्लेस कर दे 1/3 से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/3 प्लस 1, और एक्स पावर 2/3 प्लस, है ना, और माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप फटाफट क्या करो, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके एक्सप्रेशन में, है ना, ये ऊपर कर दिया हमने, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ये जो नीचे वाली चीज़ है ये क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 1 बन गई, और एक्स प्लस 1 बनते ही इसको हमने क्या किया, उड़ा दिया, तो ये बचा आपका अंदर। और यहाँ पर देखो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस एक्स पावर 1/2, तो ऊपर वाले को हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, देखो एक्स माइनस 1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1, है ना, ऐसे लिख लिया। तो इस तरीके से लिखा, नीचे अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो अंडर रूट एक्स माइनस 1, फिर से यहाँ पे ये उड़ गया, ये वाला टर्म इससे उड़ गया, तो बचा क्या अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब इसको हमने लिखा, देखो एक्स पावर 1/3 प्लस 1 आ गया, इसको सही किया, है ना, और इसका अगले स्टेप में हमने खोल लिया, तो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -1 है ना, आ गया, -1 से 1 उड़ गया, तो सिंपल से ही एक्सप्रेशन बचा। अब हमें क्या करना है, इसमें एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म बताना, तो इसका हम क्या करें, टी आर प्लस 1 टर्म लिख लें, और टी आर प्लस 1 टर्म लिखने के बाद क्या करेंगे, है ना, एक्स की पावर में जो आर वाला एक्सप्रेशन होगा उसे 0 करा देंगे। ये सब करना आता है आप लोगों को, है ना। तो क्या किया, NCR 10CR, है ना, एक्स पावर 1/3 की पावर 10 माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा -1 अपान एक्स पावर 1/2 की पावर आर। इसको सही किया, सिंप्लीफाई किया, फाइनली यहाँ पहुँचे। अब ये वाली जो गंदी सी पावर है ना, इसको 0 करा दो, क्योंकि एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो इसको 0 करा दिया, और 0 करा दिया तो यहाँ से सॉल्व करके आर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और R4 आ गया, तो हमें क्या पता चला, इसका जो R4 मतलब टी फिफ्थ टर्म का क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो, तो वैल्यू निकालने के लिए हमने इसमें रख देना है ना, ये चीज़ वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 10C4, यहाँ पे हमने लिखा 10C4 और -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। अब ये फैक्टोरियल ओपन करना आता है ना, फैक्टोरियल 10/4 6 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल खोल दिया, और ये खोलने के बाद 210 आ जाएगा ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल हमारा क्या है, एलिप्स और सर्कल का कॉम्बिनेशन, है ना। तो देखो क्या है सवाल, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। एन एलिप्स विद एसेंट्रिसिटी दी गई है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये एलिप्स के ऊपर पॉइंट होगा। ए सर्कल इज ड्रॉन हुज सेंटर इज फोकस ऑफ एलिप्स, तो जो सेंटर है वो क्या फोकस ऑफ एलिप्स है, और रेडियस क्या है उसकी 2/√3 है।
इफ सर्कल कट्स द एलिप्स एट टू डिफरेंट पॉइंट पी एंड क्यू देन पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपको, ये क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो यही है भाई कि हम लोग क्या करें, एलिप्स को मान लेते हैं। तो हमने एक एलिप्स को मान लिया, क्या माना, एक्स स्क्वायर। तो हमने ये एलिप्स मान लिया ना, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो जो गिवन है उसका यूज करो, एसेंट्रिसिटी ई दिया हुआ है, ई हमें दिया हुआ है ना। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट इससे पास होता है √3/2 1, तो इसमें हमने रख दिया, ये पॉइंट रखा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक रिलेशन ये आ गई हमारे पास, है ना। तो ये एक रिलेशन ये आ गई। दूसरी रिलेशन हमें पता है एसेंट्रिसिटी वाली, क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू 1/√3, तो 1/3 आ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन और मिल गई आपको, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2/3 ए स्क्वायर। अब करना क्या है, इस रिलेशन का यूज करना है। इसमें क्या करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2/3 ए स्क्वायर डाल देते, तो 3/2 ए स्क्वायर प्लस 1/2/3 ए स्क्वायर डाल दिया बी स्क्वायर की जगह। इसको सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करने के बाद देखो क्या आ गया, यहाँ से सीधे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और जब ए स्क्वायर 3 आ गया तो हम बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह बस इसमें डालना ही तो इस वाले में डाल देते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3 और ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दिया हमने 3, है ना। तो ये आ गया 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास एलिप्स बन के तैयार हो गया, एलिप्स तो पता चल गया। अब इसका अगर हमें फोकस निकालना है, अच्छा एलिप्स का जो फोकस है वही क्या है, सर्कल का सेंटर है ना। ये बात आपको समझना है, एलिप्स का जो फोकस है वही सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, या दैट इज या फिर आप उसको बोल सकते हैं फोकाई ऑफ एलिप्स, है ना। तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होता है ना, क्या होता है ए ई कॉमा 0, ये फॉर्मूला तो पता है सबको। तो हमने ए पता है, ए की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से √3 है ना। ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/√3 प्लस माइनस, है ना, √3 इंटू 1/√3 क्या आ गया प्लस माइनस 1,0। अब इसमें किसी एक पॉइंट को लेके बनाना है सर्कल, है ना, यू रेडियस, जिसकी रेडियस का 2/√3। तो अगले देखो इसको कैसे करते हैं, इसका फोटो बनाते तब आपको दिखेगा कि कैसे सर्कल और एलिप्स इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो हमने क्या क्या एलिप्स लिख लिया है ना, पीछे से हमने एलिप्स लिख लिया, और फोकस ऑफ एलिप्स पता ही यही सेंटर है, और रेडियस ऑफ क्या है, ये सर्कल की रेडियस है ना, ये हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने एलिप्स का फोटो बना लिया ना। एलिप्स का फोटो कैसे बनेगा, ए की वैल्यू क्या होगी √3, तो देखो यहाँ बना लिया ना √3 माइनस √3, और ये √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये एलिप्स बन गया, ब्लू कलर से एलिप्स बना दिया। अब हमने ये 1,0 देखो √3 1.7 था ना, तो ये 1 पड़ेगा यहाँ पे 1,0। तो इसको सेंटर मान के, है ना, रेडियस 1, रेडियस सॉरी क्या है 2/√3 रेडियस है, तो 2/√3 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, चेक कर लो। 2/√3 की अगर यहाँ √3 की जगह 4 होता अंदर, है ना, तो ये आ जाता 2 1 आ जाता। तो ये नीचे छोटा है ना, 2 से छोटा नंबर है, तो सीधी सी बात इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो रेडियस 1 से बड़ी होगी, तो हमने देखो ग्रीन कलर से एक सर्कल बना दिया। अब आप ये 1,0 पे सर्कल बनाओ या फिर -1,0 पे सर्कल बनाओ, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस सेम आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है ना। तो कोई एक सेंटर के लिए बना लो आप, किसी एक फोकस पे आप सर्कल बना लो, सेम आएगा। तो हमने ये वाला बनाया, और ये हमने देखा बनाया, तो यहाँ पे पी और क्यू पेंटर से। और एक और चीज़ देखो, एलिप्स क्या होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा सेगमेंट वैसा सेकंड थर्ड फोर्थ सब है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जहाँ पे पी पे कट करेगा, जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पे क्यू पे कट करेगा, ये एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट होगा नीचे, है ना। ये बात आपको समझना है, ठीक। अब हमें निकालना है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एक तरीका क्या है कि हम क्या करें, एलिप्स और सर्कल वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दें, और दोनों को सॉल्व कर देंगे मिल जाएगा। तो एक्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं देखो। तो हमने किया क्या, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। तो हमने ये हमारे पास देखो सर्कल है ना, सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग कैसे, x-1 सेंटर दिया 1,0 x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर 4/3 आ गया। अब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया, इस एलिप्स से हमने निकाल लिया क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 1 - x²/3 × 2 ये निकाल लिया। अब इस सर्कल वाली इक्वेशन में हमने वाई स्क्वायर की जगह ये डाल देना है, तो डाल दिया हमने, और इसको सिंप्लीफाई किया, करते रहे फाइनली यहाँ पहुँच गए, और इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो देखो x की वैल्यू 1 और 5 आ गई। अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इसमें कौन सी x की वैल्यू ली जानी है ना, 5 तो बड़ा आगे निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना, 1 ही वैलिड है। तो 1 ही आपके काम का रिजल्ट है, जो कि क्या है उसके अंदर ही रहेगा ना भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, √3 से पहले ही रहेगा। तो सीधी सी बात है, ये 1 वाला ही काम का है, बाकी 4 तो कोई 5 तो बहुत आगे होगा, कोई मतलब नहीं।
तो ये आ गया 1 है ना, तो 5 को रिजेक्ट कर देंगे, 1 को एक्सेप्ट किया। अब 1 लेने के बाद हमें x की वैल्यू अगर 1 है तो हम देखो y निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें रख देते हैं। तो हमने क्या किया, किसी में भी रख दो, चाहे एलिप्स में रखो चाहे सर्कल में रखो। तो हमने क्या किया, एलिप्स में रख दिया यहाँ पे है ना। और जैसे ही रखा हमने, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3 आ गई। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए 1, 2/√3। अब सीधी सी बात, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, -2/√3। जस्ट पीछे होगा, बस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ये वाला। तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सिंपल सा दिख रहा है 4/√3। तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, है ना, 2 × 2 × √3। तो 4/√3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर चाहिए। तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, 16/3 आ जाएगा है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16/3 आएगा। चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन है। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या है, सेकंड वाला ना, 16/3 पार्ट है ना। तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कंटिन्यूटी से आया है ना। इसमें क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है ना, पी जो नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड है पीस वाइज, इस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, देन लैम्डा, देन सम ऑफ लैम्डा एंड म्यू, मतलब लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू पूछी गई आपसे है ना, ये बताना कितना होगा। तो देखो 2 पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, F2 क्या होना चाहिए, F2 निकालेंगे है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, तीनों चीज़ें निकालेंगे और तीनों इक्वल होना चाहिए तभी कंटिन्यूअस होगा। तो F2 साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, F2 पे क्या है, म्यू है, तो ये निकल आया पहला। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर सॉरी हम राइट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो इसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस एफ एक्स, ये वाला यूज़ किया। अब हमने क्या किया, लिमिट को h से रिप्लेस किया और जहाँ जहाँ x वहाँ क्या लिखा 2 + h। तो tan 2 + h - 2 अपॉन 2 + h माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + h है ना। यहाँ पे जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है गिवन है ना, ये ब्रैकेट, तो ये 2 + h हो गया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर tan h, देखो 2 उड़ गया, तो tan h बचा, नीचे क्या बचा, देखो 2 + h। तो ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी, 2 से h एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 2 प्लस हल्का सा 2 से ज़्यादा है, तो उसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट वैल्यू 2 आ जाएगी है ना। तो हमने लिखा 2 + h - 2, तो ये 2 से 2 उड़ गया, तो बचा क्या tan h/h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर tan h/h, और h टेंडिंग टू 0, तो tan h/h किधर अप्रोच करेगा, 1 की तरफ, तो e की पावर 1 आएगा, सिंपली ये आ गया इसकी वैल्यू। बात समझ आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। तो यहाँ से हम देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, e हो जाएगी है ना, है कि नहीं। क्योंकि F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL इक्वल टू LHL। तो इससे अगर इससे देखें तो हमें इससे क्या पता चल जा रहा है, इसकी मदद से हमें मिल गया म्यू की वैल्यू मिल गई, ई मिल गई, एक बात पता चल गई हमें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को भी बराबर होना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकालेंगे कहाँ पे, 2 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, है ना, फंक्शन कौन सा लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है लेस देन 2 के लिए क्या है, लैम्डा बाई म्यू, और ऊपर क्या मॉड x² - 5x + 6 का मॉड, डिवाइड बाई क्या 5x - 6 - x², ये है आपका। देखो ध्यान से, अब अगर 2 से छोटा होगा तो देखो आपको x² - 5x + 6, इसके बारे में आपको पता, अगर 2 से हल्की छोटी नंबर डालेंगे, 2 से छोटा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, आपको पता है ना। क्योंकि जैसे क्या होता है x² - 5x - 2x - 3 इसके फैक्टर होंगे। अब ये अगर हम ऐसे देखते ना, तो बड़ा कॉमन सा है 3 है ना, ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो 2 से छोटा इधर पड़ेगा, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा है ना। तो ये मॉड हटाएंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, और मॉड हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या पॉजिटिव है, तो सीधे आ जाएगा लैम्डा बाई म्यू, और ये हो जाएगा आपका x² - 5x + 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5x - 6 - x²। अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा बाई म्यू, और ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ अगर इस नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लो तो ये एक्सप्रेशन ऊपर से मैच कर जाएगा, तो -1 आ जाएगा कॉमन, तो माइनस लैम्डा बाई म्यू आ गया। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई क्या आई, माइनस लैम्डा बाई म्यू, और राइट हैंड लिमिट क्या है, ई है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, म्यू है। तो हम देख सकते हैं माइनस लैम्डा बाई म्यू की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, म्यू के बराबर होनी चाहिए है ना। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर।
अच्छा म्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो म्यू क्या है, ई के बराबर होना चाहिए, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस ई स्क्वायर आ गई। और लैम्डा की वैल्यू माइनस ई स्क्वायर आने का मतलब क्या हुआ, हमें दोनों का सम चाहिए, तो लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या है माइनस ई स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू कहाँ गई भाई, ई है, तो ये हो जाएगा। तो ई माइनस ई स्क्वायर कोई ऑप्शन है, ई माइनस पहला ऑप्शन रखा हुआ है ना, ई माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 2 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑरिजिन कितना है, 4 यूनिट है। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू बताना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तो हमें ये निकालना, देखो फोकस कहाँ पे है ना, क्या नाम है इसका, वर्टेक्स है ना, पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 2 यूनिट डिस्टेंस, तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे हमने वर्टेक्स बनाया है ना, ये वर्टेक्स बनाया और ये पैराबोला हमने ऐसे बना दिया, तो ये बन गया ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे। अब क्या कहा गया, फोकस और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा है ना, फोकस 2 यूनिट और आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे फोकस होगा, तो इस हिसाब से पैराबोला हमने ऐसे बना दिया इस तरीके से, ठीक, ये बन गया रेड कलर से पैराबोला। अब आपको पता है स्टैंडर्ड पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है ना, तो यहाँ पे देखो फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस आपको मैनुअली दिख रहा है 2 और यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है, तो ये हमने क्या कर दिया, ए क्या होता है फोकस, और आपको ये पता है ना स्टैंडर्ड पैराबोला, ये a,0 होता है और ये ऑरिजिन होता है 0,0, तो ये वर्टेक्स और ये फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, ए यूनिट है, तो हमने वही किया, बस यहाँ पे हमने मैनुअली निकाल लिया, देखो 4 है यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो ए की वैल्यू आ गई 2 यूनिट है ना। अब हम पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं सेपरेट फॉर्म में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, और यहाँ पे एक्स वर्टेक्स कहाँ है -2 पे है, सॉरी 2 पे है, तो x -2 लिख दिया, तो a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो 4 इंटू 2 दिस वन आ गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू एक्स -2 आ गया। अब हमने क्या करना है, ऑरिजिन से टैंजेंट लाइन बनानी है, तो ऊपर और नीचे साइड में ना, ये ऊपर बना एक नीचे बना, दोनों जो टच करेंगे तो एक जस्ट ऊपर नीचे वाले पॉइंट पर टच करेंगे, सिमेट्रिकल पॉइंट पर टच करेंगे है ना, जो ऊपर पॉइंट होगा जस्ट उसी के नीचे पॉइंट होगा, तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट पता चल गया तो नीचे वाला पता चल ही जाएगा है ना। तो हमने ये जो लाइन है मान ली वाई इक्वल टू ऑरिजिन से पास होने वाली वाई इक्वल टू एम एक्स लाइन क्या टेंजेंट लाइन है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स लाइन हमने इसको क्या किया, मान लिया टेंजेंट, इसके साथ सॉल्व करते हैं, अब y की जगह डाल दिया तो x में क्वाड्रेटिक बन गई, अब x की अगर एक वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि टेंजेंट लाइन है, तो इसका d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हमने d 0 करा दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई +-1 आ गई, एक तो आपको दिख रहा है कि 1 स्लोप वाली इधर है, एक -1 वाली इधर है, तो m की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी y इक्वल टू +-x। अब y इक्वल टू x को हमने सॉल्व कर लिया इसके साथ है ना, अगर आप इसके साथ सॉल्व करो, देखो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई की जगह हमने डाल दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 x -16 है ना, तो ये हो जाएगा, सॉल्व किया तो x -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो x 4 आ गया। अब y चाहिए तो आप इसी में रख दो, x की वैल्यू 4 डाल दो, और देखो यहाँ पे y इक्वल टू x है ना, तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4,4 मिल गया, तो नीचे वाला पॉइंट क्या मिलेगा 4, -4 मिल जाएगा, सिमेट्रिकल पॉइंट जस्ट अपोजिट बिल्कुल सेम। तो हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल ये वाला चाहिए, तो ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा है ना, इसको हम चाहे तो कलर कर दें है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल चाहिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, देखो बेस लेंथ, हम इसको अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, इसको हम ये हो जाएगा, देखो बेस लेंथ कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 4 ऊपर 4 नीचे, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी है ना, देखो 4 यूनिट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 8 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट है ना, सिंपल से। अगला सवाल देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाइपरबोला का लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हाइपरबोला विद इक्वेशन दिस वन है ना, तो ये हाइपरबोला दिया हुआ है, ए ट्रायंगल इज फाउंड विद 2 वर्टिसेस एज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला है ना, तो इसके 2 फोकस होंगे, तो 2 फोकस वर्टेक्स पर ऐड करेंगे, एंड थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन हाइपरबोला, तीसरा वर्टेक्स कहाँ होगा हाइपरबोला के ऊपर लाई करेगा, द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है ना,
तो आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले इसका फोकस निकालना और इस हाइपरबोला के ऊपर एक हमने वेरिएबल पॉइंट मानना है ना, जो हाइपरबोला के ऊपर लाई करे। क्लियर। तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों के एब्सिसा का सम डिवाइड बाई 3, तीनों के ऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, बाई कोऑर्डिनेट आप हो जाएगा सेंट्रॉयड का। तो ये तो सबसे पहला काम तो यही भाई कि ए की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा। आप अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालो है ना, तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है। एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला लगा दो, ई इक्वल टू अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से हमने 5/4 निकाल लिया। अब एसेंट्रिसिटी इसलिए निकाला, हमें फोकस निकालना है। फोकस क्या होगा देखो, अगर ये शिफ्टेड नहीं होता तो क्या होता, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 है ना, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अब ये शिफ्टेड वाला है तो क्या होगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए और y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस माइनस ए और दूसरा क्या हो जाएगा -2 प्लस 0। तो ये रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपको सॉल्व करके, ये आ गया देखो 4 से 4 उड़ गया, तो 1 प्लस एक बार प्लस लिया तो 6 आया, माइनस लिया तो क्या आएगा -4 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, एक पहला फोकस एक दूसरा, इन दोनों का नाम, एक का नाम रख दिया, एक का नाम बी है ना, रख लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, तीसरा पॉइंट मानना जो पैराबोला के हाइपरबोला के ऊपर मानना है, सॉरी। तो हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता है, ए सेक थीटा बी टैन थीटा टाइप का। तो यहाँ पे शिफ्टेड है तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या मानेंगे, ए सेक थीटा मतलब ए की वैल्यू 4 है, 4 सेक थीटा, और y प्लस 2 की जगह क्या मानेंगे, बी टैन थीटा मतलब 3 टैन थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई देखो, 1 प्लस 4 सेक थीटा, y की वैल्यू आ गई -2 प्लस 3 टैन थीटा। तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट भी मिल गया। अब ए बी सी तीनों को ज्वाइन करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो मान लेते हैं सेंट्रोइड मूविंग पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट क्या h कॉमा k है। तो अब h कॉमा k की वैल्यू निकालना है हमें है ना। तो कैसे निकालेंगे देखो, h क्या होता है, तीनों के एब्सिसा का सम बाई 3, तीनों के ऑर्डिनेट का सम बाई 3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो h की वैल्यू हमने ये लिखा, तो h की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 सेक थीटा अपान 3, k की वैल्यू क्या आ गई -6 प्लस 3 टैन थीटा अपान 3। तो जिसका हमें लोकस निकालना है हमने उसको h कॉमा के मान लिया है ना, बाद में h को x से k को रिप्लेस कर देंगे y से। तो यहाँ से मिल गया। अब हमें देखो इसमें तीसरा पैरामीटर जो आया कौन सा, थीटा वाला, इसको एलिमिनेट करना है, एच के में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है। तो हमने क्या किया, एच के की वैल्यू हमने थीटा के फॉर्म में लिख, देखो क्या किया, ये था एच की वैल्यू तो इसमें था, तो हमने सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली एच के फॉर्म में। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 3h माइनस 3/4। ऐसे ही यहाँ से हमने टैन थीटा निकाली, टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई देखो 3k प्लस 6/3। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ से हमें सेक थीटा टैन थीटा को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो रख दिया फटाफट यहाँ पे रखा और ये आ गया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 9h माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। h को x से k को y से रिप्लेस कर दो तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ना। इसका क्या मिला, 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। और ये क्या है, लोकस आ गया है ना। और ये लोग कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है देखो यहाँ पे, 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है ना। एक मिनट, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस होगा, हाँ ठीक है। तो माइनस वाला कौन सा ऑप्शन है, 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 16y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, एकदम सही। तो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा सही। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मैट्रिसेस का है ना, परमाणु कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। इफ ए सेट ऑफ मैट्रिसेज एम, ये दिया हो ए बी सी डी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल है ना, ओ सॉरी दिस सेट्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और ए क्या है बिलोंग्स टू एम, देन द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेज ए हुज डिटरमिनेंट वैल्यू इज 15। तो आपको कितने ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए 15 हो जाए, है ना। तो देखते हैं, तो देखो जो डिटरमिनेंट अगर हम देखेंगे तो ए बी सी डी, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। अब ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो ये देखो ए डी माइनस बी सी, हमें दो नंबर ए डी बी सी ऐसे लेने, ए डी 2 नंबर लेने, बी सी 2 नंबर लेने, और नंबर लेने कहाँ से, यहीं से लेने, है ना। तो आप क्या ले सकते हो 1 2 3 -1 -2 -3, इन्हीं में से कुछ उठाना है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ों का डिफरेंस 15 कैसे आएगा, यहाँ पे 15 हो जाए ये 0 हो जाए, तो लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, तो हमें इसी से बनाना है। तो दो नंबर यहाँ से उठाओ, क्या हो सकता है ना। तो दो चीज़ों का डिफरेंस, तो ये अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम 14 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 आ जाए, है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस, लेकिन 14 बनेगा ही नहीं, दो नंबर का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम इसमें चेक करेंगे
तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखो ये क्या है 3 है ना, यहाँ पे अगर ये 9 हो जाए है ना, ये 9 हो जाए माइनस यहाँ पे क्या आ जाए -6 आ जाए, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो 9 6 माइनस प्लस 15 आ जाएगा डिफरेंस है ना। तो एक 9 और -6, अब 9 मिल भी सकता है, देखो ए डी दो अलग अलग कैसे ले सकते हैं हम ए और डी को 9 आने के लिए, तो ए डी की वैल्यू हमारी 9 कैसे कैसे आ सकती है देखो, तो ए डी की वैल्यू जो 9 आ सकती है वो कैसे कैसे आ सकती है, 3 ले लें और 3 ले लें है ना, ए डी की वैल्यू 3 ले लें, या फिर क्या ले लें -3 और -3 ले लें है ना, तब भी आ जाएगा 9। और इधर क्या हो जाएगा बी सी, बी सी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, -6 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो -6 आने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा 3 2 है ना, -6 से 2 ले लिया -3 ले लिया है ना, या फिर क्या ले लिया -2 ले लिया और 3 ले लिया है ना, और ये भी ले सकते हैं ना 3 और -2 और -3 और 2, ऐसा तो ले सकते हैं ना। तो ये पॉसिबिलिटीज है देखो है ना, ए डी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 3 3 -3 है ना, और यहाँ पे बी सी क्या ले सकते हैं 2 -3 -2 3 3 -2 -3 2, तो ये टोटल अब हमें कितना मिलेगा ए डी माइनस बी सी का, कितने ऐसे मिल सकते हैं ए डी बी सी का सेट्स। तो देखो यहाँ पे ए डी के लिए हमने जैसे मान लो ये 3 3 ले लिया, ए की वैल्यू 3 ले लिया, डी की वैल्यू 3 ले लिया, तो फर्दर बी सी की वैल्यू इनमें से कोई 4 उठा सकते हैं, फिर अगर ए डी की वैल्यू ये वाला सेट लिया तो इसमें से 4 उठा सकते हैं है ना। तो क्या होगा टोटल कितने तरीके मिल जाएंगे, जितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ए डी बी सी को ले सकते हैं, तो 2 एंड कितने हो गए यहाँ पे 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 4 दूनी 8 मैट्रिक्स मिल जाएंगे, तो 8 मैट्रिक्स मिल जाएंगे है ना, बात समझ आ गई। तो यहाँ से 8 मैट्रिक्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक के लिए क्या होगा, जैसे हमने ए डी बी सी के लिए देखा ए 3 3 लिया तो उसके बाद ये 4 तरीके से ले सकते हैं, 4 मैट्रिक्स मिलेंगे। अगर आपने ए डी के लिए -3 ली तो ये 4 फिर से ले सकते हो, तो आपको 4, तो टोटल 8 मिलेंगे, तो 2 × 4 हो जाएगा 8 मिल जाएगा। अब कोई और नंबर देख लेते हैं क्या पॉसिबल, 9 -6, अब ऐसा भी हो सकता है ना, ये हो सकता है आपका ए डी माइनस बी सी है ना, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू क्या आ जाए, ये यहाँ पे 6 आ जाए प्रोडक्ट, और क्या हो जाए ये -9 आ जाए। तो सेम कहानी बनेगी यहाँ पे देखो, 6 को हम लोग कैसे ला सकते हैं, ए की वैल्यू डी की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू, ए की 3 2 ले लें एक मिनट 6 लाना है 3 2 और -3, हाँ देखो -3 और -2 है ना, दोनों पॉजिटिव ले लिया या दोनों नेगेटिव तब आ जाएगा। अब बी सी हमें -9 लाना है, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 2 लिखा है -3 -2, इसको पलट दो है ना, तो ये 2 3 ले सकते हैं ना, और क्या ले सकते हैं -2 और -3 भी ले सकते हैं। तो सिमिलर चीज़ यहाँ भी हो रही है ना देखो, तो आपने अगर ये वाला 3 2 लिया तो आप ऐसे ले सकते हो बी सी को, या फिर ऐसे 2 यहाँ से मिलेंगे, इसकी वजह से ये लिया तो ये 2 ले सकते हैं है ना। तो एक तरीके से फिर से यहाँ पे देखो, इसकी एक ये वाला सेट की वजह से ये 4 तरीके से ले सकते हैं, इसकी वजह से इसको 4 तरीके से ले सकते हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे 8 वेज आ जाएंगे, तो 8 डिफरेंट डिटरमिनेंट यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 8 और 8 कितने हो गए 16 है ना, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 ऐसे मैट्रिसेस बनेंगे जिनकी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 होगी। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मैट्रिसेस से है ना, तो इसमें क्या है एस दिया हुआ सेट है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन की जो वैल्यू है वो क्या है 1 से 100 के बीच है ना, 0 आयोटा आयोटा 0, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ उसकी पावर n है, और उसके बाद इसको क्या किया गया एक 2 × 2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया, और फिर से क्या आ रहा इक्वल टू क्या आ रहा, फिर से यही मैट्रिक्स आ रहा फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन एस इज, मतलब एन की कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये बात होल्ड करेगी। तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ए, और ये कोई एक मैट्रिक्स है बी, और एक ये बी है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें देखो ए, और ये मान लेते हैं ये बी है, इसकी वैल्यू हमने ए लिखा है बी लिखा, और इक्वल टू क्या है ये बी है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें ए बी माइनस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखो इसको ऐसे बी कॉमन ले लें राइट साइड में, तो राइट साइड में है ना पोस्ट प्री और पोस्ट साइड में, तो ए माइनस आई और ये बी ऐसे लिखा है ठीक।
अब यहाँ पे बी जो है वो क्या है, ए बी सी डी वाला ये मैट्रिक्स है, और ए माइनस आई है ना। अगर यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाए है ना, ए माइनस आई, ये अगर क्या हो जाए नल मैट्रिक्स हो जाए है ना, तो नल मैट्रिक्स इंटू दिस वन क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा। और ये नल तब होगा जब ए की वैल्यू क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए है ना, तो ए इक्वल टू आई हो जाए, तभी तो क्या होगा, ये नल होगा तो नल मैट्रिक्स को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हमारा बी नल मैट्रिक्स होगा, ये तो हमेशा हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, तो ये कुछ भी होगा ये तो हमेशा ही रहेगा, बराबर हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए है ना, अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन मज़ेदार नहीं रहेगा, क्योंकि फिर उसमें फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा है ना। तो सेंस इनका जो है क्वेश्चन का यही है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नल हो और ये भी कुछ है, क्योंकि सबके लिए हमें देखना है ना, एक स्पेशल के लिए केस के लिए नहीं देखना है, हमें सबके लिए देखना है। अगर रैंडम कुछ भी हो तो कोशिश ये करना कि इससे नल कराना है, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंटू बी आ जाए, नल मैट्रिक्स है ना। अब अगर ए आई आ जाए तो आप देखो, अगर ए की वैल्यू आई आ जाएगा तो आपको ये बात पता है, आई इंटू बी की वैल्यू क्या होती है, बी, ये बात आपको पता है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं बदलती, सेम रहती है। तो ये पर्पज है, तो हमारे पास जो ये चीज़ है तो सीधा सीधा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगी, तो यानी ऐसा क्या हो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो चेक करते हैं है ना। तो मेन क्वेश्चन का मकसद यही था, इसीलिए ऐसा पूछा गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, देखो करके देखते हैं, 0 आयोटा और आयोटा और 0 है ना। हमने एक बार क्या किया, इसको मान लेते हैं स्क्वायर करके देखा है ना, देखते हैं स्क्वायर किया तो एक बार 0 आयोटा और आयोटा 0 है ना, स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई करते हैं है ना, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, सबको पता है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू 0 हो गया, इधर देखो आयोटा इंटू 0 0 आ गया, और ये आयोटा 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 स्क्वायर आ गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 0 0 -1। अब फिर से अगर हम देखो, हमने क्या किया, n की वैल्यू 2 ली है ना, एक तरीके से यहाँ पे 2 लिया, अगर इसकी पावर 4 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आप इसको -1 0 0 -1, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, -1 0 0 -1, तो देखो क्या आएगा, इसको रो बाई कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, हमने पावर 4 करके देखा, तो ये किया तो 1 आ गया, और ये आ गया 0 और फिर 0, ये आ गया इधर 1 आ गया। अब ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, मतलब n की पावर 4 लेने पे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम n की पावर जो 4 लेना, 4 ले लें 8 ले लें है ना, तो 4 के मल्टीपल में जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी उनके लिए ये चीज़ होल्ड करेगी कंडीशन है ना। अब हमें n की वैल्यू लेना कहाँ से, 1 से 100 के बीच में, और वो भी साथ में ये भी कंडीशन है 2 डिजिट नंबर लेना है ना। तो n की वैल्यू हम देखो 4 लेंगे, 8 4 8 4 12 4 16 4 20 है ना, और यहाँ तक कहाँ तक चलेंगे, और ऐसे चलते जाएंगे, 100 के अंदर रहना है ना। अब 4 के मल्टीपल में देखो, तो 4 से इसको डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 25 तक 100 तक है ना। तो उससे पहले क्या आएगा, 4 25 24 96 है ना, 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 90 से, उसके बाद 100 आएगा ना। लेकिन हमें क्या नहीं लेना है, देखो अब इसमें से हमें 2 डिजिट नंबर लेने हैं, तो हमें क्या लेना है 2 डिजिट, मतलब इसको रिजेक्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है। हमें कहाँ शुरू करना, 12 से 16 20 है ना, ये कहाँ तक चलना है, यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर कितने होंगे, ऐसे n की कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये तो सिंपल सा आपको AP दिख रहा है, ऐसी AP जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। तो नंबर काउंट कर लेते हैं, काउंट चाहे मैनुअली करो या फिर आप सीधे फॉर्मूला लगा दो। मान लेते हैं पहला टर्म 12 है, 16 है, फिर 20, ऐसे चलते जा रहे हैं। पहला टर्म लास्ट टर्म क्या है, 96 है। तो Tn इजिकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस, मान लेते हैं n टर्म है टोटल, n -1 डी की वैल्यू 4 है, तो 96 - 12 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू n -1। तो ये कितना आएगा, देखो 96 से 12 निकल गया, तो 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84 है ना, 84/4 और n -1, इसको जरा करो तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 के 4 21 है ना। तो 21 आ गया, तो यहाँ से आ गया n -1 की वैल्यू आ गई 21, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 + 1 22, मतलब 22 नंबर मिलेंगे आपको है ना।
22 नंबर मिलेंगे। यही छोटी छोटी बात ध्यान देना है आपको। देखो ये 4 को रिजेक्ट करना है, 8 को पता लगा जल्दी से, छोटी सी बात मिस हुई गड़बड़ हो जाएगा ना। तो टोटल 22 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली करेंगे तो मजाक है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक दिया हुआ रिलेशन z माइनस 3 आयोटा प्लस 2 का मॉडुलस क्या लेस देन 2 है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस इज। तो मतलब देखो यहाँ पे सीधा सा फंडा है, z क्या हमारा इस, और ये जो इक्वेशन है क्या है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना, सर्कल के इंटीरियर पार्ट को, है ना। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है सर्कल। तो हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। देखो z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन 2, तो इस सर्कल के अंदर वाला पोर्शन, ठीक। तो हमने ये सर्कल बनाया और इसका सेंटर क्या होगा, 3 आयोटा प्लस 2, है ना। z माइनस जेड वन क्या होता है सेंटर, 3 आयोटा प्लस 2 बना लेंगे। तो सॉरी 3 आयोटा प्लस 2 मतलब 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ये मिल गया सेंटर। और उसके बाद रेडियस क्या होगी इसकी, 2 रेडियस हमने मान के इसका सर्कल बना दिया, देखो ग्रीन कलर से बना दिया। अब ये हो गया। अब हमारा जेड क्या होगा, इसके अंदर लाई करता है ना, जेड इसके सरकमफेरेंस पे या फिर इसके अंदर लाई करेगा। अब लेस देन 2 है तो इसके अंदर ही लाई करेगा ना, इस पूरे कहीं पे हो सकता है जेड। अब दूसरा जो पॉइंट है, हमें ये देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की। जेड हमारा इसके ऊपर अंदर वाला है या इसके ऊपर वाला है, इसके अंदर वाला है ना, बस यही है। क्योंकि बॉर्डर पे है, हमें एग्जैक्ट बॉर्डर पे नहीं लेना है, लेकिन एकदम वहाँ पे जस्ट नीचे ले सकते हैं हल्का सा, तो बॉर्डर पे ले सकते हैं एक तरीके से, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो हमें ऐसा लेना है जेड जिससे कि ये मिनिमम मिले। अब देखो इसको अगर हम सही से लिखें तो इसको 2 कॉमन ले लें तो बाहर क्या हो जाएगा, 2z माइनस जेड ना। तो यहाँ पे जेड माइन 2 हमने कॉमन ले लिया, जेड माइनस 3 प्लस 5/2 आयोटा, इसको लिख सकते हैं जेड माइनस जेड 1। और जेड 1 क्या होगा आपका, तो जो जेड 1 हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5/2 आयोटा, तो ये जेड 1 हो जाएगा 3 माइनस 5/2 आयोटा। तो जेड माइनस जेड 1 का मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ जेड 1 फ्रॉम जेड। अब हमें जेड ऐसा लेना है कि ये जो जेड 1 की जो जेड से दूरी है वो क्या रहे, मिनिमम रहे। तो हमारे पास जेड की चॉइस क्या है, यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे, है ना। तो देखो क्या करो, क्यू इसको पॉइंट माना और इसको सीधे सेंटर से ज्वाइन करो। तो ये वाला पॉइंट अगर हम जेड लेंगे, ये वाला जेड, तो हमें ये क्या मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा ये। तभी आपका फ़ायदा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो हमने यहाँ पे लिया। अब फिर अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट लग गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। इसका सेंटर क्या है, 2,3 है, आपको दिख रहा साफ साफ। इसका सेंटर क्या है, 3, माइनस 5/2 है। अब हमें ये चाहिए आर क्यू डिस्टेंस, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्यू पी डिस्टेंस निकाल लो। तो ये सेंटर टू सेंटर है ना, सेंटर से और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालो। और ये पी आर क्या, रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस क्या है आपकी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की 2 यूनिट है। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू आर मिल जाएगी, है ना। तो पी क्यू हमने निकाल लिया पहले, पी क्यू निकालने के लिए वही सीधा लगा दे डिस्टेंस फार्मूला, तो ये मिल गया आपका। अब आर क्यू क्या होगा, ये मिनिमम यही लेंथ है, तो जेड माइनस जेड 1 है ये। और ये क्या मिलेगा, पी क्यू माइनस पी आर कर दिया, तो ये आ गया। अब हमारा एक्चुअल में ये चाहिए, है ना, तो 2 बाहर है इसमें बस, बाकी तो ठीक है। तो ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5√5 माइनस 4। अगर इसको ज्योमेट्रिकली करेंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, है ना। तो ये आ गया, इसका कौन सा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो ये आपको करना आना चाहिए, है ना। लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना। तो इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर वाई माइनस एक्स, और x की वैल्यू दी गई है यहाँ से, है ना, -√2 से √2, ठीक है। एंड y0 इक्वल टू 0, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज। तो ये बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, yx तो निकालना पड़ेगा आपको, y निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई माइनस एक्स, हमने क्या किया, ई की पावर माइनस वाई से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर माइनस वाई से, तो बन गया ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई, और क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे ई की पावर माइनस वाई ये उड़ गया, तो ई की पावर माइनस एक्स बचा। अब ई की पावर माइनस वाई को हमने टी मान लिया, तो यहाँ से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हमने ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स के माइनस डी टी बाई डी एक्स डाल देना है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह डी टी बाई डी एक्स डाल दिया, माइनस डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका टी, और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस एक्स।
अब इसको ध्यान से देखो तो हम क्या करें, डी टी बाई डी एक्स को उस साइड उठा ले जाएं और इसको दूसरी साइड भेज दें, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो इसे सॉल्व करना आपको आता है। कैसे करते हैं देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई की पावर 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया आपका ई की पावर एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स आ गया, तो टी इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो, तो ये हो गया आपका टी इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू हमने क्यू एक्स ये वाला लिखा है ना, एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस के। अब ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर एक्स उड़ गया, तो क्या बचा माइनस एक्स डी एक्स प्लस के, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के साथ प्लस के, तो हमारा ई की पावर माइनस वाई, अब टी की वैल्यू हमने डाल दी ई की पावर माइनस वाई, तो ई की पावर माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के। ठीक है, अब ये फंक्शन आ गया, इसको हमने यहाँ पे लिखा देखो, तो ये आ गया ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के। अब हमें के की वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ वाई जीरो की वैल्यू जीरो दी है, तो एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो वाई जीरो आएगा, रख दिया हमने। एक्स की वैल्यू जीरो डाला तो वाई भी जीरो आएगी, पावर जीरो माइनस जीरो, और ये जीरो डाला प्लस के, तो के की वैल्यू क्या, ई की पावर जीरो माइनस जीरो, ई की पावर जीरो हो जाएगा, और ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो के की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो हमारे पास फिर से क्वेश्चन रिडिफाइन हो गया, हमारा इक्वेशन ये बन गया, ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन। तो यहाँ से इसको सही करके लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर हम बोथ साइड लॉग ले लें, है ना, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, इधर हो जाएगा लॉग टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर लॉग ए को नीचे भेज दिया, इधर एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा, तो ये एल एन बन जाएगा, है ना, बेस ही वाला। तो ये बचा, तो यहाँ पे हमने वाई को रोका इधर और इसको क्या कर दिया, इस साइड भेज दिया, तो एक्स माइनस दिस वन, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन फंक्शन आ गया। अब हमें y के मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा x का वन, और इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ गया, एल एन का वन अपान समथिंग, है ना, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया, सिंप्लीफाई किया, तो सिंपली ये आ गया। ठीक, तो वन प्लस टू एक्स अपान टू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कराना है, जिससे हमें पता चले कि कहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो रही, कहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो रही, तो हमने इसको जीरो किया। जैसे जीरो किया, सॉल्व किया, तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक आई वन प्लस रूट थ्री, एक आई वन माइनस रूट थ्री। ठीक है ना, अब ये जो वैल्यू आई हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब हमें देखना है कि इस पॉइंट पे इसका साइन क्या, अब हमें देखना है कि वन माइनस रूट थ्री के लेफ्ट और राइट में साइन क्या है एफ डैश एक्स का। अच्छा, एक और चीज़ क्वेश्चन में दिया गया कि एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस रूट टू से कहाँ तक है, रूट टू, तो ये वाला पॉइंट वैसे भी नहीं पड़ेगा, है ना, तो यही पॉइंट बचा। अब इसके लेफ्ट में इधर देखें, देखो अगर इस साइड में जाएं, वन माइनस रूट थ्री के इस साइड में क्या पड़ेगा, और वन प्लस रूट थ्री से पहले, तो अगर हम जीरो डाल के देख लें, तो देखो जीरो डालो इसमें, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही, जीरो डालेंगे तो वन प्लस जीरो अपान टू माइनस जीरो, तो जीरो वन प्लस जीरो, मतलब वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन, पॉजिटिव नंबर, इधर पॉजिटिव होगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला चेक करके देख लो, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब स्लोप पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, तो ये क्या होता है, निगेटिव स्लोप था फिर पॉजिटिव में गया, तो ये मिनिमा होता है ना, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन अटेंड करता है। तो वन माइनस रूट थ्री, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस रूट थ्री होगी, तो ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, किसमें, फंक्शन में, है ना, तो फंक्शन में एक्स की वैल्यू डाल दो आप, तो जैसे एक्स की वैल्यू डालोगे तो क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन तो यही था ना, देखो बड़ा सा रखा हुआ है, एक्स की जगह वन माइनस रूट थ्री डाल दिया, माइनस एल एन, यहाँ पे टू माइनस एक्स की जगह डाल दिया बाई टू, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैंने देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, इसका स्क्वायर किया तो वन प्लस थ्री माइनस टू रूट थ्री आ गया, सिंप्लीफाई किया तो माइनस टू प्लस टू रूट थ्री बाई टू, टू टू उड़ गया, तो क्या बचा, रूट थ्री माइनस वन बचा सिंपल सा, तो ये आ गया। तो वन माइनस रूट थ्री माइनस एल एन रूट थ्री माइनस वन, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है क्या, वन माइनस रूट थ्री माइनस, देखो वन माइनस रूट थ्री माइनस एल एन रूट थ्री माइनस वन, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और शेयर करिए। थैंक यू।